So, hello everyone, welcome to Dr. Sunil Synergy IAS Study Circle खरड़ एंड इंडियन पॉलिटी की सीरीज में लेक्चर सीरीज में आपका सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, ये कॉन्टिन्यूसली जो हमारा एफर्ट्स है, जो हमारे लेक्चर है वो इंडियन पॉलिटी के ऊपर बनाए जाएंगे और आने वाले टाइम में हम लोग सारे के सारे जो पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये वाले जो लेक्चर्स हैं हमारे बहुत ही यूज़फुल रहने वाले हैं, खासकर उन एस्पिरेंट्स के लिए जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एक्साइज इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर IAS की तैयारी कर रहे हैं, या फिर हिमाचल के HAS की तैयारी कर रहे हैं, या फिर नायब तहसीलदार, SSC बैंकिंग। तो ये सारे एग्जाम्स की जो भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर इन वीडियोस को आप देखें, और अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो रही है और अच्छा लग रहा है आपको एंड आपका नॉलेज लेवल जो है वो बढ़ रहा है, तो आप ज़रूर आप दूसरे जो एस्पिरेंट्स हैं जो दूर दराज एरिया में बैठे हैं, जिनके पास कोचिंग का एक्सेस नहीं है, जो रिसोर्सेज कम है, तो ज़रूर उन तक उन सारे एस्पिरेंट्स तक हमारा ये वीडियो पहुँचाएँ ताकि वो लोग भी इन क्लासेस के थ्रू जो है वो बेनिफिट उठा सकें। सो लेट अस स्टार्ट एस्पिरेंट्स Indian polity. So in the last lecture we have started some discussion on on Indian political system, where we have done where we have done the framing of Indian Constitution. Then we have completed a chapter on the salient features of Indian Constitution, and after that we have started talking about the different articles एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं। सो एस्पिरेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने जो आर्टिकल 1 है वो हमने स्टार्ट किया था, एंड आर्टिकल 1 के ऊपर हमारा जो लास्ट वीडियो है वो हमने बनाया था। सो आर्टिकल 1 से 4 तक का जो हमारा ये पहले भी बात हुई थी, ये पार्ट 1 और शेड्यूल 1 में जो है वो भारत के संविधान में मेंशन है। ठीक है, तो पार्ट आर्टिकल 1 क्या बोलता है कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स और शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इट मीन्स वी आर नॉट दी देयर इज नो एग्रीमेंट साइंड बिटवीन द स्टेट्स एंड द यूनियन। सो इट मीन्स इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स rather than फेडरेशन ऑफ स्टेट। सो इट मीन्स इंडियन स्टेट्स दे कांट secede फ्रॉम इंडिया। ठीक है, क्योंकि हमारा एग्रीमेंट नहीं हुआ है किसी स्टेट के साथ कि आप जब मर्जी जो है हमारे भारत को छोड़ के जा सकते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज वी हैव अडॉप्टेड यूनियन ऑफ स्टेट्स रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने आर्टिकल 1 में डिस्कस किया था। सो नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। तो आर्टिकल 2, अगर हम बात करें आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा बिकॉज ये आर्टिकल 1 से 4 तक जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, और नो डाउट अगर आपको एक बेस बनाना है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए, इंडियन पॉलिटी को समझने के लिए, तो आपको ये आर्टिकल 1 से 4 वाले जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ एस्पिरेंट्स, आर्टिकल 2 क्या बोलता है? ठीक है, आर्टिकल 2 बोलता है इट एम्पावर्स पार्लियामेंट। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था, मैंने बताया भी था आपको, एंड हमारा वीडियो पिछली क्लास का अवेलेबल है हमारे चैनल में, तो आप वो भी देख सकते हैं। जो मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहते हैं, जैसे हिमाचल स्टेट PCS का HAS का एग्ज़ाम है, नायब तहसीलदार का है, या फिर और हमारे एक्साइज इंस्पेक्टर है, या कोई भी एग्ज़ाम लीजिए, तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन, कई बार देखा मैंने कि क्वेश्चन सीधा आ जाता है कि व्हाट इंक्लूड्स इन पार्लियामेंट, कि माय डियर एस्पिरेंट्स कि पार्लियामेंट में क्या क्या आता है। और काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो या तो नॉलेज की कमी होती है, या फिर टेस्ट सीरीज उन्होंने ज्वाइन नहीं की होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं धोखा खा के गलत आंसर देके आते हैं। मोस्टली एस्पिरेंट्स को लगता है कि पार्लियामेंट में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा ही आती है। मोस्टली एस्पिरेंट्स ही गलती करके आते हैं, क्योंकि एस्पिरेंट्स को
ये लगता है, अंदाज़ा लगाते हैं कि लोकसभा एंड राज्यसभा ही होगा पार्लियामेंट में, बट वो बिल्कुल गलत आंसर है। आपको सही उत्तर क्या देना है, इसके साथ तीसरा जो पार्ट आएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है माय डियर एस्पिरेंट्स कि व्हाट इंक्लूड्स इन पार्लियामेंट, तो सीधा सीधा उत्तर है, कंफ्यूज नहीं होना आपने, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। अब काफ़ी एस्पिरेंट सोचते हैं कि प्रेसिडेंट को क्यों रखा गया है पार्लियामेंट के अंदर, तो मैं आपको उसी बताना चाहूँगा एस्पिरेंट्स कि कोई भी जो लॉ है, कोई भी जो बिल पास होता है लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है, तो वो तब तक एक्ट नहीं बनता है जब तक कि प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन ना कर दे। वंस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो साइन करेंगे उसके ऊपर, तो वो जो है एक्ट बन जाता है और वो पार्लियामेंट में रखा जाता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो पार्लियामेंट का एक हिस्सा माना जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है, और आने वाले टाइम में मुझे उम्मीद है कि अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, किसी भी एग्ज़ाम में, तो आप बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। वंस अगेन मैं आपको बार बार यही बात बोलता हूँ कि जब भी हमारा ये लेक्चर चलता है और हमारा वीडियो आप सुनते हैं, तो आप सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉपी और पेन अपने हाथ में लेके रखें, ताकि जो हमारा इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, टॉपिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप बिल्कुल वहाँ पर नोट डाउन कर सकें रिवीजन के लिए। सो नाउ, सो आर्टिकल सेकंड जो है एग्जैक्टली वो पार्लियामेंट को पावर देता है, दैट एम्पावर्स पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर व्हाट, किस चीज़ के लिए पावर देता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं 2 पॉइंट यहाँ पे लिखूंगा। फर्स्ट, एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेकंड है एस्टेब्लिश। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड अंडरस्टैंड हियर, on existing terms and conditions। सो जस्ट ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखिए, आर्टिकल 2 ने भारत के संविधान में एज पर आर्टिकल 2 ये पार्लियामेंट को पावर दे रखी है। क्या पावर दे रखी है? एडमिट इनटू यूनियन ऑफ इंडिया एंड एस्टेब्लिश्ड। सो नो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने यहाँ पर नोट करना है। वो क्या पॉइंट है कि यूनियन ऑफ इंडिया की पार्लियामेंट क्या कर सकता है, कोई भी अगर नया स्टेट बनाना है, जो इंडियन यूनियन में, यूनियन ऑफ इंडिया मतलब इंडिया में अगर कोई नया स्टेट हमने शामिल करना है, तो पार्लियामेंट जो है वो बिल्कुल कर सकती है। ठीक है, एडमिट कर सकती है या फिर एस्टेब्लिश कर सकती है। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन, एग्जिस्टिंग टर्म्स एंड कंडीशन होगी उनकी, जो डिसाइड करेंगे पार्लियामेंट में, तो अकॉर्डिंगली क्या है वो एक नया स्टेट जो है वो एडमिट कर सकती है। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एक नया स्टेट होगा। इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली, ये इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया में पहले ये वाला जो स्टेट है वो नहीं होगा। इट मीन्स या कोई हमने फॉरेन टेरिटरी हायर की है, एक्वायर की है, तो फॉरेन टेरिटरी का जो एरिया है उसको हमने अलग से स्टेट बना दिया, समझ रहे हो? तो वो जो होगा वो नया स्टेट क्रिएट हो जाएगा। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने जो ध्यान रखनी है इस आर्टिकल 2 में, ये जो नया स्टेट बना सकती है पार्लियामेंट एज पर आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो पहले इंडिया का पार्ट नहीं होगा। पहली इंपॉर्टेंट बात जो है वो बिल्कुल नया स्टेट जो होगा वो क्रिएट होगा। इट डजंट मीन कि जम्मू एंड कश्मीर है तो जम्मू एंड कश्मीर को काट के हमने कोई और स्टेट बना दिया, वो प्रोविज़न यहाँ पे नहीं है। ये जो होगा ये बिल्कुल न्यू स्टेट बनेगा। ठीक है, ये जो माय डियर एस्पिरेंट्स, ये बिल्कुल न्यू स्टेट बनेगा, वो इंडिया में पहले जुड़ा नहीं होगा। सो आई होप ये आर्टिकल 2 जो है आप बिल्कुल समझ पा रहे हो। अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो नया स्टेट या तो एडमिट कर सकता है या फिर एस्टेब्लिश कर सकता है। ठीक है, वो टर्म्स एंड कंडीशन वो डिसाइड कर लेंगे। सो नो, अब ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है, ये वाला जो स्टेट है इट वॉज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया अर्लियर, ये बिल्कुल नया स्टेट हमारा जो है क्रिएट होगा।
ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये लेक्चर आप लोग जो है अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। सो नो थर्ड आर्टिकल, होपफुली आप इस लेक्चर को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे एंड आर्टिकल 2 जो है आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। सो आर्टिकल 3 की तरफ हम आगे मूव करते हैं। सो आर्टिकल 3 एंड आर्टिकल 2 में आई विल टेल यू द मेजर डिफरेंस। जैसे ही हम आर्टिकल 3 हमारा खत्म हो जाएगा तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का जो डिफरेंस है वो या तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट्स के थ्रू या फिर मैं आपको बता दूंगा। सो नाउ आर्टिकल 3 ऑथराइजेस पार्लियामेंट। ठीक है, आर्टिकल देखो बार बार मैं पार्लियामेंट बोल रहा हूँ कि आर्टिकल 2 एम्पावर्स पार्लियामेंट, आर्टिकल 3 ऑथराइजेस पार्लियामेंट। तो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि पार्लियामेंट जो है हमारे एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है हमारी कंट्री में। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है, लेजिस्लेटिव मतलब लॉ मेकिंग बॉडी। तो पार्लियामेंट जो है हमारी कंट्री में वो हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है। सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेचर में, स्टेट लेजिस्लेचर इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी। तो इसीलिए क्या है, हमारे देश में जो भी कानून बनाए जाते हैं पूरी एज ए कंट्री तो पार्लियामेंट के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो इसलिए क्या है, जो हमारा आर्टिकल 3 है ये पार्लियामेंट को क्या ऑथराइज करता है। ठीक है, मतलब एज पर आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो पार्लियामेंट क्या कर सकती है। सो नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट कि क्या कर सकती है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास क्या अथॉरिटीज है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। सेकेंड, इंक्रीज और डिमिनिश या डिक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट। एंड थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्टर, ऑल्टर मतलब चेंज, ऑल्टर और ऑल्टर द बाउंड्री oblique name of any state. So now my dear aspirants, ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं कि एज पर आर्टिकल 3 के हिसाब से पार्लियामेंट क्या क्या कर सकती है। पार्लियामेंट ये 3 काम कर सकती है, क्या क्या। एक तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, नया स्टेट जो है वो पार्लियामेंट बना सकती है। इसमें आपने बिल्कुल ध्यान रखना है, 3 पॉइंट में इसके अंदर आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि पार्लियामेंट जो है एक नया स्टेट कैसे बना सकती है एज पर आर्टिकल 3। सो सेपरेशन ऑफ एनी एरिया फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी स्टेट है हमारे पास, रिसेंटली वैसे जम्मू एंड कश्मीर जो था पहले स्टेट था हमारे पास, तो हमने क्या किया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को जो है वो अलग कर दिया। तो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी जो है वो बन गई। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेपरेशन ऑफ एनी एरिया फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टेट। ऑलरेडी हमारे पास इंडियन यूनियन में स्टेट है, वो हमने क्या करना है, उस स्टेट को क्या करना, अलग करना है। फॉर एग्जाम्पल काफ़ी सारे हैं, छत्तीसगढ़ बना, जैसे छत्तीसगढ़ कहाँ से बना, मध्य प्रदेश से। ठीक है, झारखंड बना, झारखंड नया स्टेट बना था, तो झारखंड कहाँ से बना, बिहार से बना। ठीक है, सिमिलरली उत्तराखंड कहाँ से बना, उत्तर प्रदेश से बना। तो ये सारे के सारे जो थे बेसिकली वो सारे के सारे हमारे जो स्टेट से वो इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया का जो है देवर पार्ट। बट लेटर ऑन एग्जैक्टली पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट में उनकी बाउंड्री अलग कर दी। ठीक है, बाउंड्री सेपरेट कर दी, कुछ एरिया वहाँ से लेके उत्तराखंड में कर दिया और कुछ यूपी में रहने। सिमिलर एमपी के साथ भी ऐसा ही हुआ, एमपी का कुछ एरिया छत्तीसगढ़ बना दिया और हमारा जो झारखंड था एग्जैक्टली वो बिहार का कुछ एरिया निकाल के झारखंड बना दिया। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो पार्लियामेंट ने किया आर्टिकल 3 के जो हमारे प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली यूनाइटिंग द एरिया ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, कोई भी स्टेट है ऑब्वियसली बात है उनका जो एरिया है अगर हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं तो वहाँ से भी एग्जैक्टली क्या है, एक नया स्टेट जो है वो क्रिएट किया जा सकता है।
That is very important point here. And after that you can see increase or diminish the area of any state. ये भी पार्लियामेंट जो इजीली कर सकता है. Then alter the boundary or names of any state. अगर किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना है, पास्ट में काफ़ी सारे स्टेट्स हैं जिनका नाम चेंज हुआ है. जैसे उत्तर प्रदेश पहले यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से था. इनफैक्ट फर्स्ट स्टेट वही था जिसका नाम जो है वो चेंज हुआ. उसके बाद आप पौंडीचेरी की बात करें, आज पहले पौंडीचेरी था अब पुडुचेरी है. ठीक है, काफ़ी सारे स्टेट्स हैं इंडियन यूनियन में जिनका नाम जो है या बाउंड्री है पार्लियामेंट ने टाइम टू टाइम जो है वो चेंज किया है. ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है बिल्कुल आप याद रखिए. ये जो आर्टिकल 3 है और आर्टिकल 2 हमने डिस्कस किया, ये दीज आर रिगार्डिंग दी एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट और क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट. अब दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, आर्टिकल 3 भी आपको समझ आ गया होगा और आर्टिकल 2 भी समझ आ गया होगा होपफुली. बट मैं आपको मेजर डिफरेंस जो है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है. आर्टिकल 2 और 3 में डिफरेंस यही है कि आर्टिकल 2 की जो प्रोविज़न है उसके हिसाब से क्या है, पार्लियामेंट नया स्टेट बनाएगा और वो स्टेट पहले इंडिया का पार्ट नहीं होगा. कोई भी फॉरेन कंट्री से हमने फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान से कोई एरिया हमने एक्वायर कर लिया, ठीक है, या फिर हम लोगों ने बांग्लादेश से कोई एरिया या नेपाल से या भूटान से कोई एरिया जो है वो एक्वायर कर लिया और इंडियन यूनियन में उसको मिला लिया हमने. अब उसको एक नया स्टेट क्रिएट कर सकते हैं हम एज पर आर्टिकल 2. वेयर आर्टिकल 3 के प्रोविज़न जो है वो ये क्लियर कट बोलते हैं कि आर्टिकल 3 के हिसाब से पार्लियामेंट नया स्टेट बना सकती है. बट कैसे? ऐसे स्टेट्स जो ऑलरेडी इंडिया के पार्ट हैं, ठीक है, उनका एरिया जो है वो कम ज़्यादा कर देंगे एरिया, या फिर दूसरे स्टेट के साथ मिला के वो एक नया स्टेट जो है वो क्रिएट किया जा सकता है. इसके अलावा जो है किसी भी स्टेट का जो नाम है या बाउंड्री है वो भी जो है चेंज कर सकती है पार्लियामेंट. सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारा रहता है, जो हमारा आर्टिकल 3 है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आपने बिल्कुल मेमोराइज करने की कोशिश करनी है. सो नाउ अब इस केस में माय डियर एस्पिरेंट्स एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने क्या याद रखनी है, 2 कंडीशंस हैं इसमें. आर्टिकल 3 अगर यूज़ करना है तो 2 कंडीशंस आर देयर एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, 2 कंडीशन जो है अगर पार्लियामेंट ये आर्टिकल 3 का यूज़ करना चाहती है, पार्लियामेंट को लगता है कि किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, या पार्लियामेंट को लगता है कि किसी स्टेट की जो बाउंड्री है वो कम करनी है और उस बाउंड्री को तोड़ के एक नया स्टेट क्रिएट करना है वहाँ से हमने, तो 2 कंडीशन हमारे भारत के संविधान में इसके ऊपर दे रखी है. वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं? एक, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन, प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड. ठीक है स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग सच बिल इन द पार्लियामेंट. लोकसभा या राज्यसभा में इस तरह का जो बिल है अगर पेश करना है तो प्रेसिडेंट की पहले इसके लिए रिकमेंडेशन चाहिए, तभी जाकर ये बिल जो है इंट्रोड्यूस होता है. पहली कंडीशन ये है. दूसरी कंडीशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए है. दूसरी कंडीशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए क्या है कि अगर प्रेसिडेंट ने ये जो है पार्लियामेंट को रिकमेंड करना है लोकसभा या राज्यसभा को कि जो है आप इस स्टेट की जो बाउंड्री है या नाम है वो चेंज कर दीजिए, तो प्रेसिडेंट के लिए एक कंडीशन ये है कि प्रेसिडेंट को उस कंसर्न स्टेट के स्टेट लेजिस्लेचर से रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी. समझ रहा तो? सो वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो यही है कि इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट. कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने अगर बोल दिया कि हमारा जो है प्रेसिडेंट हमारी पार्लियामेंट हमारी बाउंड्री को चेंज नहीं कर सकता है, तो वो गलत बात है. क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट के पास अगर वो ना भी कर देता है कंसर्न स्टेट हाँ भी कर देता है तो भी वो हाँ ही होगी. प्रेसिडेंट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द एडवाइस ऑफ कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है, फॉर एग्जांपल हिमाचल है, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, हिमाचल है या जम्मू एंड कश्मीर है या पंजाब है, तो अगर पंजाब का फॉर एग्जांपल कोई बाउंड्री चेंज करनी है पार्लियामेंट में, तो सबसे पहले किस तरह का जो बिल है वो इंट्रोड्यूस होगा पार्लियामेंट में, बट उससे पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन सबसे इम्पोर्टेंट है. पहली बात. दूसरी बात क्या है, अगर पंजाब से रिलेटेड ये बिल है, पंजाब का नाम चेंज करना है या बाउंड्री चेंज करनी है, हिमाचल की बाउंड्री चेंज करनी है या फिर हिमाचल का नाम चेंज करना है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होगा वो पहले हिमाचल की जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको वो जो है वो प्रपोजल देगा कि पार्लियामेंट ऐसे ऐसे जो है
हिमाचल या पंजाब का नाम चेंज कर रही है, तो आप इसके ऊपर अपनी जो है एडवाइस दीजिए। तो एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर अगर हिमाचल स्टेट लेजिस्लेचर ने या पंजाब स्टेट लेजिस्लेचर ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिप्लाई कर दिया, रिकमेंड कर दिया, तो वो आगे जो है पार्लियामेंट को रिकमेंड कर देगा। बट अगर नहीं भी किया, अगर नहीं भी करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न प्रेसिडेंट को रिकमेंड, तो भी प्रेसिडेंट इज नॉट बाइंडिंग ऑन देयर एडवाइस, तो भी प्रेसिडेंट जो है वो आगे रिकमेंड कर देगा पार्लियामेंट को कि आप जो है कंसर्न स्टेट का नाम चेंज करने के लिए या बाउंड्री चेंज करने के लिए जो है आप प्रोसीड कर सकते हैं और इस तरह का जो बिल है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो कंडीशन जो है ये बिल्कुल आपने याद रखनी है। ठीक है, तो माय डियर एस्पिरेंट्स, ये हमारा 3 आर्टिकल जो है, आर्टिकल 3 हमने किया भारत के संविधान का, जो आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। इसके बाद लास्ट इस आज के टॉपिक के लिए हमारा आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या बोलता है? ठीक है, तो आर्टिकल 4 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो दैट इज रिलेटेड टू आर्टिकल 2 and 3। What does it mean? It means laws made under आर्टिकल 2 and 3। ठीक है, मतलब क्या है, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, इसके अंदर अगर पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ बनाया है, मतलब लॉ पार्ट 2 आर्टिकल भी आपके सामने मैंने डिस्कशन कर लिया, आर्टिकल 3 भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, सो अगर 2 और 3 आर्टिकल के अंदर अगर कोई हमारा जो लॉ है वो पार्लियामेंट ने बनाया है, तो वो जो होगा वो क्या होगा, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं मानी जाएगी। ठीक है, दैट विल नॉट बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए एक आर्टिकल है जो आपने बिल्कुल याद रखना है, अंडर आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आर्टिकल 368 है वो कई बार सीधा क्वेश्चन में आ जाता है, क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि बताइए कि भारत के संविधान की अमेंडमेंट के लिए, मतलब चेंज करने के लिए कौन सा आर्टिकल हमारे संविधान में है जिसमें स्पेशल प्रोविजन मेंशन है, वो आंसर होगा आर्टिकल 368। ठीक है, सो एस्पिरेंट्स आप बिल्कुल समझिए इस बात को कि आर्टिकल 4 क्या बोलता है। आर्टिकल 4 ये बोलता है कि अगर पार्लियामेंट ने आर्टिकल 2 और 3 के अंदर कोई लॉ बनाया है, ठीक है, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होगी वो नहीं गिनी जाएगी अंडर आर्टिकल 368। तो इसका मतलब क्या है, अगर आर्टिकल 368 के अंडर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगी तो इसका कंसीडर नहीं की जाएगी, तो क्या होगा, वो जो बिल है वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ जो होगा, सिंपल मेजॉरिटी के साथ जो होगा बिल पास हो जाएगा। ठीक है, जो बिल होगा वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ जो होगा वो पास हो जाएगा और वो लॉ बन जाएगा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल 4 है ये आपने बिल्कुल याद रखना है। मतलब 2 और 3 आर्टिकल अंडर पे लॉ बनाता है पार्लियामेंट, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत नहीं आएगा। मतलब आर्टिकल 368 का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे आर्टिकल 368 के ऊपर। ठीक है, आर्टिकल 368 के ऊपर एक हम वीडियो बनाएंगे जिसमें सारा जो हमारा प्रोसेस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, हम उस वीडियो में जो है सारा डिस्कस करने वाले हैं। सो नो सिंपल मेजॉरिटी के साथ वो बिल पास होगा और वो जो है एक्ट बन जाएगा। सो माय डियर एस्पिरेंट्स, ये आज का जो लेक्चर था हमारा आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक जो है हमने पिछले वीडियो में आर्टिकल 1 डिस्कस किया था और आज के वीडियो में हमारा आर्टिकल 2, 3 और 4 हमने ये सारे आर्टिकल जो है दैट इज पार्ट फर्स्ट शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो हमने कंप्लीट किया है इन 2 वीडियो के माध्यम से। तो आने वाली वीडियोस के लिए आप बने रहें और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल है, फ़ायदेमंद है, तो आप जरूर बाकी लोगों को, बाकी एस्पिरेंट्स जो दूर दूर गाँव में बैठे हैं, जो कोचिंग के लिए नहीं आ सकते हैं, उन्हें सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए ज़रूर बोलें। ठीक है एस्पिरेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सिटीजनशिप के ऊपर हमारा अगला वीडियो आने वाला है।
ठीक है, आप ऐसे ऐसे लगातार बने रहिए, हम सारी क्वालिटी आपको इन्हीं वीडियोज़ के थ्रू ही करा देंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।